टाइम एट योर प्लेस, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर ऑनलाइन क्लासेस से जो बच्चों के हॉस्टलाइट बच्चे हैं, अपने अपने इलाकों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, एक्सपेंसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा फिज़िकल क्लास को मैनेज करना। तो इसलिए ये चीप भी है, सस्ता भी है। फिर बारिश, बादल, आपको पता है हमारे यहाँ जिस तरह का सिस्टम है, इस्लामाबाद जैसे शहर में भी जब बारिश होती है तो आप लोग कॉलेज नहीं आते उस दिन, समझ लो क्लासेस नहीं होती। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिज़िकल क्लास से बेहतर हैं मेरे ख्याल में ऑनलाइन टीचिंग के अंदर। बट डिपेंड्स, अब अगर हमारे पास 11 और 2 13 बच्चे होंगे, क्योंकि उनके ख्याल में वर्चुअल क्लास जो है उसकी वो अहमियत नहीं है जो फिज़िकल क्लास की है, तो फिर ये सिस्टम कभी भी ज़ाहिर है एक कामयाब सिस्टम नहीं बन सकता। तो इट डिपेंड्स कि जो लोग हैं, जो यूज़र्स हैं, ज़ाहिर है आपने लैपटॉप से बात नहीं करनी होती, तो अगर लोग टेक्नोलॉजी लिटरेट हैं और इसके साथ साथ वो समझते हैं कि ये एक बेहतर तरीका है, तो फिर मेरा ख्याल है टेक्नो इससे बेहतर शायद फिज़िकल क्लास भी नहीं है। बट इट डिपेंड्स कि जो आपका मिजाज है, कौमी या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, वो जो कलेक्टिव इज्तिमाई हमारा माइंड है, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है अभी तक आप लोग पिछले 1 डेढ़ महीने से ले रहे हैं, अभी तक आप इनको उस तरह की क्लास नहीं शायद समझ सके, या अभी तक आपका जहन मानने के लिए तैयार नहीं है इनको उस तरह की टीचिंग या उस तरह की लर्निंग, जिस तरह की लर्निंग या टीचिंग आप रेगुलर क्लास या फिजिकल क्लास में समझते हैं। तो जी मेरा ख्याल इसमें ये है, जो आपने सवाल पूछा तो मेरा ये स्टांस है कि अगर लोगों को एजुकेट कर दिया जाए, उन्हें टेक्नोलॉजी सिखा दी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मौजूद हो, अच्छा इंटरनेट चलता हो, तो फिज़िकल क्लास से बहुत बेहतर है ऑनलाइन क्लास। मैं सिर्फ क्लास की बात कर रहा हूँ, कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ क्लास के लिए नहीं होती, उसके पीछे कुछ और ग्रूमिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं। ज़ाहिर है वो एस्पेक्ट आपकी एक वर्चुअल क्लास में जब आप एक दूसरे से दूर बैठे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन सिर्फ ज़ुबान का है, तो वो चीज़ें रह जाती हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आ गई, या आपने किस तरह ख़ुद को कैरी करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को मैं नहीं देख पा रहा कि आप गुफ्तगू करते हुए, तो बहुत सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो मिस हो जाते हैं इसमें। तो दोनों के अपने अपने, कोई भी सिस्टम है ना उसका अपने प्लसेस और उसके डेल्टा, यानी प्लसेस और नेगेटिव्स होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं। तो ये इन दोनों सिस्टम्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। पर मेरी जो राय है वो ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो इसकी वीकनेसेस, ऑनलाइन की वीकनेसेस जो हैं वो जो फिज़िकल क्लास है उससे कम है। फिज़िकल क्लास में बेतहाशा मसाइल जो है वो सामने आ जाते हैं। और फिर आउटलाइन बनाने के लिए किस तरह वी कैन यूज इंडेक्स कार्ड्स, और वी कैन यूज चिट्स or sticky notes or anything. We discussed that yesterday. And why we do that? Because we need to make sure that ideas are in a pattern. And then finding the patterns in your ideas. And we discussed that there are possibly 3 kind of patterns in almost every kind of writing. There will always be a beginning, a middle, and an end. Always be a beginning, a middle, and an end in a writing piece. And then I gave this example of a burger. There's a top bun,
there is a bottom bun and there's the filling. The introduction, the filling is the middle part, the climax, and then the bottom bun can be termed as the conclusion or ending. And now, how can we make an outline for imaginative writing assignment? So we need to understand that we can reduce it into 3 parts. So we discussed that as well. Beginning of any imaginative piece is often called orientation or exposition or introduction, and this is where the writer tells us about his characters, settings, descriptions, and he shares the essential information with us. And at times he also shares background information. And middle is the complication part where the story grips in and where there is a conflict usually between characters or between situations, or there can be a conflict among between two people, और एक अंदर का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है किसी एक किरदार को, एक ही किरदार हो उसका अपना अंदर और बाहर का झगड़ा हो सकता है, उसके अंदर की कुछ कहानी और बाहर की कहानी और हो, यानी जो उसके एक्सटर्नल मैटर्स हैं और इंटरनल मैटर्स उनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. दैट इज द मिडल, कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे राइज करता है और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती जाती है. एंड देन द एंड रेजोल्यूशन, हल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, that often comes at the end in imaginative writing and it's called resolution. So beginning, middle, end, या आप उसको orientation, complication और resolution कह लें. जब आप लिटरेचर की ज़ुबान में बात करेंगे तो बेहतर है orientation, complication और resolution, beginning, middle और end को कह लें. इसके अलावा आप इसको exposition, climax और denouement या कंक्लूजन या डाउनफॉल भी कह सकते हैं. ये ओके, ये बात मैंने कल कही थी. So I'm going straight to Mr. Vakil, and Mr. Vakil, kindly tell us the name of your favorite movie. Sir, I have watched tons of movies, so there are many of my favorite. Wow, tons of movies. So it appears that you're a movie fan, and it appears that your English has improved because of watching these movies. Yes, sir. So which medium do you prefer, Bollywood or Hollywood? Sir, Hollywood. That's great. So that's so can you just tell us the name of any favorite movie? One of your favorite, you can say one of your favorite movies. Sir, The Godfather. Okay, The Godfather. Or Titanic. Based on a novel. Titanic. Wow, fantastic. So because majority of the students might not have watched that, so you can just tell us about any Bollywood movie that you liked, and हम expect करें कि the rest of the participants जो हैं उन्होंने भी वो देखी होगी और मशहूर और आपको पसंद भी बॉलीवुड. पीके तो सबने देखी होगी. So let's talk about PK. So how do you identify the beginning, the middle, and end of that very story? Sir, the beginning when the character which were played by Amir Khan from that UFO, that's where the movie starts. और फिर तो आहिस्ता इस उस क्या यही है कि सेटिंग, यानी ये जो पॉइंट अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये वाली बात,
वर्किंग आउट वेयर यू आर। क्या ये क्लियर कर दिया गया था स्टोरी की बिगनिंग में एक कैरेक्टर कहाँ पे है, कहानी कहाँ पे है, कहानी कहाँ एग्जीक्यूट हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है? ये नो सर, ये तो नहीं बताया, लेकिन अगर कोई मूवी वॉचर है तो उसको पता चल जाएगा कि ये कोई रेगिस्तान टाइप का इलाका है, लेकिन नहीं बताया था उन्होंने कि ये कौन सा इलाका है। नहीं, इलाका देखें, सीन सेट मतलब आपके सामने एक वेयर द सीन इज सेट, तो वेयर इज द सीन इज सेट इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेस का नाम बता दें। इट वाज सेट इन अ डिजर्ट और काइंड ऑफ दैट एरिया, ठीक है। और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए शुरू में ही, आपको पता चल गया कि दिस लैड जो है, जो पीके बना हुआ है, he has been given a role of an alien. यस सर। This was very clear at the beginning, na? Yes sir, because of the UFO and space, the alien ship. And then there was a description of the place, ठीक है। और फिर उसका जो जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहा था, कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, स्टोरी की जो बिल्कुल बुनियादें सेट कर दी गई कि somebody who is not from this planet, यानी इसकी आउटलाइन क्या बनती है कि a guy arrives on earth, ठीक है। he finds that the earth is a completely different place from his planet, and he starts doing certain things, and the people on earth find those things quite irritating, or you can say उनके लिए बड़ी छंबे की बात होती है। और वो जो कुछ कर रहा होता है वहाँ पे, और जो जिन चीज़ों पे वो ज़मीन के जो लोग जो चीज़ें कर रहे होते हैं उस पर वो जो हैरत का इजहार करता है, तो वो सारे का सारा यानी आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या एसेंशियल इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन दे दी गई कि जब भी एक कैरेक्टर, एक किरदार वो किसी दूसरी जगह से, यानी इसकी जब आउटलाइन राइटर ने बनाई होगी कि अ गाय, या आप उसको कहें कि एन एलियन अराइव्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट एंड ही कम्स टू अर्थ, तो ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर क्या होता है? डेफिनेटली एलियन का मतलब ही यही है कि from outside. So everything that happens on this earth is strange to him, and whatever he does is strange or weird to the people who are living on earth. तो इसीलिए वो उनकी हरकतों पे बड़ा उसको गैरत होती है। So this morality और वो सारा कुछ जो खुदा उनके हैं, और वो सारा कुछ तो इंसान के ज़मीन के लिए है ना, ज़मीन के लोगों के बनाए हुए हैं। तो वो ज़मीन के बाहर का बंदा जब आया है तो ज़मीन के लोगों को हैरत हो रही है कि ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, और उसे ज़मीन के लोगों पे हैरत हो रही है कि ये क्या कर रहे हैं। एंड व्हेन, और फिर इस तरह से ये बिगनिंग और का जो पोर्शन है, ये सारे में ये चीज़ें आपको क्लियर मूवी वॉचर को होती हैं। कॉम्प्लिकेशन का पार्ट कहाँ से शुरू होता है? जहाँ ग्रिप करती है स्टोरी और क्लाइमैक्स है और एंगेजिंग है, जिसको मिडिल पार्ट है। असल कॉम्प्लिकेशन तो सर तब स्टार्ट होती है जब उसे मालूम पड़ता है कि कोई फ़िरकी ले रहा है कि जो मैं खुदा के बारे में मेरा नज़रिया था वो बिल्कुल ही उलट है। ये तो यहाँ पे तो इंसानों ने ही खुदा का तस्वुर दिया है, और वो बिल्कुल इंसानों की जो दिया है वो गलत है। तो वहाँ से फिर कहानी जो है ना, क्लाइमैक्स स्टार्ट हो जाता है। पहले तो उसको पता चलता है। देखिए, इंट्रोडक्शन एक एलियन का आना है। अब फिर इतना बड़ा जो थीम है, जो आइडिया है, यानी देखें मिडिल में उस आइडिया की बात की गई है ना। ये पीके फिल्म उसने किस लिए लिखी? इस आइडिया को एंगेज करने के लिए कि कोई फिरकी ले रहा है, ठीक है, और रॉन्ग नंबर है, ठीक है, या ये जो खुदा का तस्वर इंसानों ने बनाया हुआ है, जो इनके तरीके हैं, दिस इज डिफरेंट। तो ये बहुत बड़ा थीम था। या अगर आपने मूवी देखी हो ओ माय गॉड, OMG, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट था कि ये जो इंसान के बनाए हुए देवता हैं या इंसान जिनकी परस्तिश करता है, तो ये अब देखिए वो एक इंडियन जिसने लिखी वो भी इंडियन है,
हिंदू हिंदू है, इंडियन नहीं बल्कि हिंदू है, जो एक्ट्रेस थे वो भी हिंदू थे। आमिर अगर मुसलमान था, लेकिन जो आइडिया उन्होंने बेसिकली अपने मज़हब की या अपने जो हिंदू मज़हब में आप यूं कह लें कि जो बेवकूफ़ियां हैं उसको हाईलाइट करना, दैट वाज द इसके लिए ये फिल्म लिखी गई। तो इंट्रोडक्शन के बाद ये वाला पोर्शन आया, ये मिडिल वाला पोर्शन आया, और जाहिर है ये इतना बड़ा इशू है, आपको पता है यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ी सी बात इधर से उधर होती है, हम बंदा फड़का देते हैं तौहीन के नाम पे। तो इसी तरह वहाँ पे इतने बड़े इशू के ऊपर जब आप फिल्म बना रहे हैं और हम उसको एक रियल सिचुएशन में ले आए कि एक बंदा ये कह रहा है कि भाई तुम फिरकी ले रहे हो और ये रॉन्ग नंबर है और ये जो है खुदा का तस्वर, तो जाहिर है उसमें कॉम्प्लिकेशन आनी है, उसमें तजाद आना है, कॉन्फ्लिक्ट आना है। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आया कि वो जो सोच रहा था कि यार अच्छा मेरा तस्वर कुछ और है, लेकिन ये तो असल में तो कुछ और है, ये मूर्ति। उन्होंने सटायर आप कहते हैं जिसको तंज कहते हैं, उसके जरिए राइटर ने और किरदार ने, उसके कैरेक्टर ने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि यार ये सारा तो मजाक है, ये जो कुछ करते हैं, ये मूर्ति वो मूर्ति फलाने की, तो उसको जिस तरह से उसके साथ करता है। तो इट ये वो सारे का सारा पोर्शन है जो मिडल है, जो क्रक्स है, जो कॉम्प्लिकेशन है। और फिर ये सारे को ज़ाहिर है किसी तरफ लेके जाना है ना, कुछ अब कंक्लूजन देनी है, कुछ एंडिंग करनी है, कोई रेजोल्यूशन। ये इतनी बड़ी जो टेंशन और सारा कुछ बना लिया है, फिर उसको रिजॉल्व की तरफ कैसे लेके गए। सर जब वो फिर वो अपना वो लॉकेट लेने के लिए वो चैलेंज करता है उस पंडित को, तो फिर वो चैलेंज चलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहानी ख़त्म होती है। तो फिर सरफराज को कॉल जाता है और फिर वो अपने स्पेस में वो प्लेनेट में वापस चला जाता है। तो यानी जहाँ से आगाज हुआ था, ठीक है, उसके बाद एक बिगनिंग, एक मिडिल और एक एंड, वो कहाँ चला जाता है? सर जहाँ से वो आया था मतलब अपने ही प्लेनेट में। हाँ, तो इससे यानी ये जो जहाँ से आना, और फिर मैंने कल कहा था ना कि जो बात आप इंट्रोड्यूस करवाएं उसका कोई ना कोई, जितने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाएं उनको आपने प्रॉपर एग्जिट भी देनी होती है। आपने पीके को भी प्रॉपर एग्जिट दी, आपने सरफराज की, और वो जो लड़की थी उसका नाम उस फिल्म में क्या था, प्रियंका, अपनी अनुष्का जो है, तो उनको भी उनका प्रॉपर वो मिलाप करा दिया, एग्जिट हुआ। इसी तरह जो पंडित था उसका भी प्रॉपर एग्जिट हुआ, या बीच में ही बात छोड़ दी? सर किसका? जितने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे उनका कोई मुकम्मल एंड हुआ, या सारों किसी को बीच में भी छोड़ा गया? सर सबका एंड हुआ सर, तकरीबन सबका हो गया। सबको प्रॉपर फेयरवेल दी गई, जैसे पीके को वापस भेज दिया गया, अनुष्का को और सरफराज को मिला दिया गया, सबको सर, तकरीबन सारे जितने भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। पंडित को जो उन्होंने पंडित के साथ करना था वो कर दिया गया। वो तो सर अनुष्का के जो वालिद है, बाप है, वो तो उन्होंने पंडित के साथ जो करना था वो किया। वो जो बिलीफ, अंधा बिलीफ था वो ख़त्म हो गया उस पंडित पर से। Exactly, that's the point. So they actually targeted that. So resolution जो ending हुई वो क्या हुई कि वो जो कॉम्प्लिकेशन के अंदर एक अंधा बिलीफ था, उसका अकल के साथ जो मुकाबला था। कॉम्प्लिकेशन, अब मैं आपको, आपने सारी बातें बताई, मैं आपको सादा कह देता हूँ कि वो कॉम्प्लिकेशन का थीम या आइडिया क्या था, किस बात पे कॉम्प्लिकेशन थी। कॉम्प्लिकेशन इस बात पे थी कि ये जो अंधा यकीन है, ये जो जज्बातियत है, क्या इसकी बुनियाद पे चीजें परखी जाएं या रैशनैलिटी या अक्ल की बुनियाद पे चीजें परखी जाएं? यही टसल थी ना? यस सर। और फिर इस टसल को रिजॉल्व यानी हल कैसे किया गया, और इसका आखिर में राइटर ने अपना वोट या अपना पलड़ा या अपना वजन किधर डाला, और उसने किस तरह बात खत्म की, आखिर में कंक्लूजन या रेजोल्यूशन क्या हुआ?
पर उसने बात जो आप वाली है वो अकल वाली बात उसने की है फिर आखिर में। जी, तो यानी आपके सामने अब आप इसको समझ लें कि ये एक कहानी है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से कहानियाँ आती हैं और वो एक सेटिंग देती हैं, आगाज होता है, रीडर को एंगेज करते हैं, उसके बाद अपना जो मुद्दा है, मुद्दा जो है उस मुद्दे पे आ जाते हैं, उस बात को बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, उसको जितना आप ग्लोरीफाई करते हैं, उसमें मजा डालते हैं, उसमें तंज डालते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट डालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपने उस बात को खत्म करना होता है, जितने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं उन कैरेक्टर्स को फेयरवेल देनी होती है और इस तरह आपकी कहानी जो है वो मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह आप बाकी फिल्में देखेंगे या जितनी कहानियां देखेंगे उनमें भी बिल्कुल इसी तरह होता है। सो ये बिगिनिंग में आपने ये सारी चीजें देखी, मिडिल में आपने देखा कि किस तरह से जो इनिशियल सिचुएशन थी, यानी पीके का वहां पे आना, वो कॉम्प्लिकेटेड हुई बाय सम न्यू फैक्टर। न्यू फैक्टर क्या था कि वो ही उसको बिल्कुल अजीब लगा, एक तो वो आ गया, ये इनिशियल सिचुएशन थी कि वो अपने प्लेनेट से किसी दूसरे प्लेनेट पे आया। आने के बाद जो न्यू सिचुएशन डेवलप हुई वो ये हुई कि वो जब नए सरकमस्टांसेस में उसने खुद को देखा तो बड़ा अजीब व गरीब उसको महसूस हुआ, ठीक है। और यहाँ से जो है इट्स वेयर द एक्शन गेट्स गोइंग, यहाँ फिर आप मुख्तलिफ चीज़ें जो एक्शन होना शुरू हुआ और मुख्तलिफ चीज़ें होती गई, एंड वी सी हाउ द कैरेक्टर्स रिस्पॉन्ड। देखा आपने कि उसने फिर उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे किया और बाकी कैरेक्टर्स उस सिचुएशन में, उस मिडल वाले पोर्शन में उसकी बात का किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं और सिचुएशन किस तरफ जाती है। इसमें फिर कॉज एंड इफेक्ट का चेन आता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई, आपने पीके के कैरेक्टर की डेवलपमेंट देखी, आपने सरफराज के कैरेक्टर की डेवलपमेंट देखी, पंडित के कैरेक्टर की डेवलपमेंट देखी, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। जो जो कुछ हो रहा था उसमें कैरेक्टर्स किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अनुष्का क्या कर रही थी, सरफराज क्या कर रहा था, पंडित का क्या रिस्पॉन्स था, अब्बे का क्या रिस्पॉन्स था, पीके का क्या रिस्पॉन्स था। तो ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग इन द मिडिल पार्ट। डायलॉग्स थे, गुफ्तगू थी, और फिर एंड, ठीक है, रेजोल्यूशन में एंड जो है या इख्तिताम जो है, द कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर इज रिजॉल्व्ड और डिफ्यूज्ड इन सम वे, एन एंड माइट इंक्लूड अ पंच लाइन और सडन रिवर्सल। अब मुझे ये बताएं वकील कि इसके एंड में पंच लाइन या सडन रिवर्सल था? अभी क्योंकि पंच लाइन का तो याद नहीं आ रहा, लेकिन छोटा सा उसमें एक ट्विस्ट, जब वो अनुष्का को पता चल जाता है कि पीके भी लव करता है उससे, बस ये छोटा सा था जी, एंड में। ये सडन रिवर्सल इससे रिवर्स हुई चीजें या नहीं हुई? अनुष्का के लिए हुई, बाकी कहानी पे कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो सरफराज को छोड़ के पीके को पकड़ लेती फिर अचानक आखिर में? ऐसा नहीं होना था क्योंकि सर वो सिर्फ पीके की तरफ से लव था, अनुष्का ने तो उस बारे में सोचा ही नहीं था। जी, अगर उधर से भी हो जाता तो वो सडन रिवर्सल होता ना। यस सर। यानी सडन रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन हो जाता। एक मूवी है जुदाई, उसका नाम है, वो भी इन्हीं की है, अनिल कपूर है उसमें, आप लोगों ने शायद ना देखी हो। उसमें एंड में एक सडन रिवर्सल है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। आपको लग रहा होता है कि वो किसी और के साथ जा रहा है और एयरपोर्ट पे चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो वो एक, और इसमें एक वो पंच लाइन या सडन रिवर्सल एंड में बहुत सारे प्लेज में आते हैं इस तरह से। सरप्राइजिंग ट्विस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा नहीं होता, इसमें सरप्राइजिंग ट्विस्ट था या नहीं था? सर एंड में या मूवी में? जी, एंड में, एंड की तरफ जाते हुए की बात कर। एंड से मुराद बिल्कुल एंड नहीं होता, यानी वो Yes, जो sir. पूरा पोर्शन है जो एंडिंग की तरफ लेके जा रहा होता है। सरप्राइजिंग वो जो जो अनुष्का
बताती है कि सरफराज ने धोखा दिया, वो जब असलियत खुलती है तो वो कुछ और होता है। हम्म, वो सरप्राइजिंग लगा मुझे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कहानियां एक से ज्यादा थी या एक ही कहानी चल रही थी? एक से ज़्यादा थी। सरफराज और अनुष्का की चल रही थी, और पीके की अपनी थी, और पीके के लोगों के साथ, और फिर पीके की धर्म के साथ, फिर धर्म के साथ बहुत सारी स्टोरीज चल रही थी। एक्सेलेंट। सो ये सारी की सारी स्टोरीज आपस में कनेक्टेड थी या नहीं थी? अ ड्राइंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट स्टोरी थ्रेड्स। कनेक्टेड थी, इसीलिए ऑडियंस को वो पूरी जो है ना कनेक्टेड कनेक्ट। थी। यस सर। इस कनेक्शन को हम प्लॉट कहते हैं। ये जो कनेक्शन है ना, अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशन एंड, इसको कहानी के अंदर प्लॉट कहा जाता है। यानी आपने जितने किरदार उसमें इंट्रोड्यूस करवाने हैं वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो। आप देखिए, पीके और सरफराज और अनुष्का एक दूसरे से मिलते हैं, उनका आपस में ताल्लुक है। धर्म का धर्म से ताल्लुक है और पीके का धर्म से ताल्लुक है। फिर बीच में धर्म इन्वॉल्व होता है जब उनका जो उनकी टसल होती है सरफराज की और उनकी। फिर ये जितनी बातें हैं, पंडित है, उसका बाप है, इवन उसका आना उसका जाना, ये सारी की सारी बातें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है। और ये जो एक बुनियादी थीम है, ये सारे स्टोरी थ्रेड्स उसी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, किसी कहानी के अंदर ये हर कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से ताल्लुक होना जरूरी है। अगर वो ताल्लुक कहीं ना कहीं, आप ये जो ड्रामे देखते हैं ना कॉमन, आप देखेंगे कि अचानक कई दफा एक किरदार आपको आइसोलेटेड नजर आएगा और बाद में पता चलेगा राइटर जरूर उसका कनेक्शन जोड़ता है कि ये उसका बिछड़ा हुआ बेटा था या बिछड़ी हुई बेटी थी या उसके पहले बाप का बेटा था या दूसरे, यानी कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेगा। तमाम कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आइसोलेटेड नहीं होते, वो आपस में उनका किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई लिंक जुड़ता है। तो ये बेसिकली हमने इसको डिस्कस किया है। आई होप कि इतनी डिस्कशन और इन चीज़ों के बाद ये चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। सो फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग आउटलाइन इज टू डिसाइड वेदर ईच आइडिया बिलोंग्स द बिगिनिंग, द मिडल और द एंड। ये आपने डिसाइड करना होता है। और अब मैं आता हूँ मेकिंग एन आउटलाइन फॉर इमेजिनेटिव राइटिंग। पहले मैं हम आपको पता ही है कि हमने जो अपना टॉपिक लिया हुआ है या टाइटल लिया हुआ है जिसके गिर्द हमने अपना पीस लिखना है, वो है स्टीप लर्निंग कर्व। तो फर्स्ट we remind ourselves again of our assignment, write a piece with the title steep learning curve। ठीक है जी। अब हमने समझ लिया सारा कुछ, उसके बाद हम अब आउटलाइन बनाएंगे कैसे। हम पहले 2 स्टेप से गुजर चुके हैं, तो ये काम हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब देखिए, मैं इसको जो मैंने लिखा था पिछली पहले 2 जगहों पे, आप लोगों ने भी अपना अपना काम किया था, नहीं किया तब भी आपके पास ये सारा आ जाएगा। आप फिर इसी को देख के अपना एक आइडिया डेवलप करेंगे और चीज़ें करेंगे। तो लुकिंग एट द आइडियाज आई हैव चोजन, मैं ज़ाहिर है जो आइडियाज मैंने लिए उसकी बात कर रहा हूँ। द आइडियाज हैव गॉट सो फार फ्रॉम माई लिस्ट, माई क्लस्टर डायग्राम। ये जो पहले वाला था जनरेटिंग आइडियाज, जो मैंने 4 तरीके आजमाए थे, उनमें से जो जो आइडियाज मेरे पास उस वक्त आए थे वो मेरे पास लिखे हुए थे। So the ideas I've got so far from my list, my cluster diagram, my research and free writing, ये वो 4 तरीके थे हमने जिनको डिस्कस किया था कि आप आइडियाज कैसे हासिल कर सकते हैं। are mainly about 4 different learning experiences। और फिर मैंने उनको देखा था कि अच्छा, ये बेसिकली और वो सारा कुछ स्केच कांट छांट करने के बाद तो वो 4 लर्निंग के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में मेरे पास आइडियाज थे कि मैं किसी एक लर्निंग के एक्सपीरियंस की बात करूं। लर्निंग फ्रेंच या लर्निंग इंग्लिश या लर्निंग उर्दू या लर्निंग एनी चाइनीज, ठीक है। या अब इसके ऊपर बात मैंने एक उस वक्त शुरू से ही कहा था कि जब फ्रेंच, क्योंकि मैंने एक दफ़ा सीखने की कोशिश की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्या होता है उसमें, और आपको जो, या चाइनीज़ मैंने सीखने की कोशिश की, 2 कोर्सेज चाइनीज़ के मैंने किए, तो किस तरह से आपको जो है जब आपको एक नई ज़ुबान, और कुछ लोग इतनी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप वो
इतना ऑड महसूस करते हैं जब कोई एक स्टूडेंट बोलना शुरू कर देता है उस जुबान में और आप नहीं बोल पाते, और आपको जो हैरत होती है उसका अंदाज़ा आपको शायद इसका अंदाज़ा अगर आपकी क्लास में कोई इंग्लिश अच्छी बोलता हो तो इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि थोड़ी बहुत आप जानते होते हैं, समझते भी होते हैं और आपको लगता नहीं है। लेकिन अगर कोई इंग्लिश बोल रहा हो और इस तरह बोल रहा हो, सॉरी फ्रेंच बोल रहा हो या चाइनीज़ बोल रहा हो, तो आप हैरान और शश्तर रह जाएंगे कि यार मैंने भी इसके साथ दाखला लिया था लेकिन मुझे तो नहीं आई, इसने कैसे ये कर लिया। तो वो एक एस्पेक्ट। फिर लर्निंग टू स्विम, कभी भी यानी मुझे स्टीप लर्निंग में मैंने अपने अर्ली चाइल्डहुड में कोशिश की कि मैं स्विमिंग सीख सकूं, लेकिन बुरी तरह मैं ज़ाहिर उसमें नाकाम हुआ, या मैं डर गया, या मैंने कोशिश नहीं की उस तरह से, या नहीं मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता। लर्निंग टू ड्राइव एक अनदर था। एक ज़माने में मुझे ये लगता था कि शायद मैं नहीं जो है वो, या ये ख्वाहिश थी कि यार कभी मैं गाड़ी चलाऊं, और ज़ाहिर हर बंदे की उसमें होती है। और साथ जब हम किसी ड्राइवर के बैठते देखते रहते थे कि यार ये कैसे कर रहा है, ये तो गाड़ी इतने पास से गुजार के लेके जा रहे, ये मैं कैसे चलाऊंगा, मुझसे तो लग जाएगी। तो वो फिर ज़ाहिर सीख ली, तो वो भी जहन में था कि अच्छा वो स्टीप तो था वो, लेकिन वो किस तरह से जो है वो आसान वो चीज़ें बैकग्राउंड, यानी ये बिल्कुल जो इनिशियल आइडियाज़ थे जिस तरह बस उस वक्त आए थे, या लर्निंग टू प्ले टेनिस, ठीक है, ये 4 एक चीज़ें। और ये आपको पता है मैंने सारी चीज़ें शुरू में डिस्कस की थी कि ये आ रही हैं माइंड में, तो इसका क्या करें, तो वो हमने वहाँ पे लिख लिया था।